हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मैं आप लोगों के लिए आज, इसके पहले मेरा क्या चल रहा था, जीव जगत चल रहा था, उसमें अब आगे बढ़ते हुए मैं अगली कक्षा को आगे बढ़ा रहा हूँ। उसमें कुछ आप लोगों को आज जंतुओं का वर्गीकरण बताऊंगा कि उनकी संरचना के आधार पर कैसे कैसे इनके वर्गीकरण किए गए हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और क्लास को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल का नाम है B1 क्लासेस, जो कि यह निःशुल्क है, किसी तरह कोई शुल्क नहीं लगना है। आप लोग घर पे रहते होंगे, घर वाले पिक्चर देख लेते होंगे, गाने सुन लेते होंगे, उस सब में फालतू पैसे टाइम बर्बाद जाते हैं। तो आप लोग अपने पापा मम्मी से बोलिए कि हमको पढ़ाई से संबंधित इस पर हमारे सर टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं, जिसको हमें देखना है, हमारी पढ़ाई में हेल्प करेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, पहले हेडिंग डालिए जंतुओं का वर्गीकरण। पहले तो हम डाल दे रहे हैं कक्षा 6 विषय विज्ञान। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? दिख रहा? चलिए, ये अक्षर भी साफ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। इकाई 6, क्या नाम है इसका? जीव जगत। इतना हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं का पहले देखते हैं सजीवों का वर्गीकरण क्या किया गया। सजीवों का वर्गीकरण, सजीवों का वर्गीकरण, इसका मतलब समझ रहे हैं ना? सजीव, सजीव किसे कहते हैं? जिसमें जीवन की सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं, यानी जो भोजन करते हो, सांस लेते हो, उत्सर्जन करते हो, चलते हो, जनन करते हो, संवेदनशीलता जिसके अंदर होती हो, वृद्धि होती हो एक निश्चित समय तक। ठीक है, अब देखिए यहां लिख लीजिए, चाहे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स। इसको इतना नोट कर लीजिए। इसको देखिए, 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है? जंतु जगत, जंतु, और दूसरा पौधे। यही 2 वर्गों में इनको बांटा गया। किसको? सजीवों को। देखो, जानवर भी क्या होते हैं? जीव होता है उसमें, और पौधों में भी जान होती है। इसको ध्यान दीजिएगा। जीवों, किसमें किसमें जीव होता है? पौधों में, जंतुओं में। अब इनका वर्गीकरण किया गया है। अब यहाँ देखते होंगे कि इसमें अनेक प्रकार के पौधे हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं। जैसे छोटे पौधे होते हैं, बड़े पौधे होते हैं। पौधों को और वर्गों में बांटा गया है। हर्ब, श्रब्स, जो ट्री, मतलब इनको झाड़ियों में, और उसके बाद श्रब्स हो गए हैं, और जो होते हैं पेड़ में बड़े बड़े जो पौधे होते हैं उनको भी बांटा गया है। वैसे जंतुओं को भी छोटे जीव होते हैं जिसको सूक्ष्म जीव कहते हैं, बड़े जीव कहते हैं। अब आते हैं इनको संरचना के आधार पर। देखिए, जंतुओं को वर्गीकृत करने के लिए इतना लिखिए, हम आगे तक बता रहे हैं। हो गया? अब आगे हम चल रहे हैं बताने। मिटा दे रहे हैं हम, पूरा मिटा दे रहे हैं। अब आगे चलिए, लिखिए आप लोग। सबसे पहले हमें किसका वर्गीकरण करना है? जंतुओं का। सबसे पहले किसका वर्गीकरण करना है? जंतुओं का। पहला लिखिए, जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं का वर्गीकरण।
क्या लिखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। देखिए अब इनका वर्गीकरण कई आधार पर किया गया। पहला हो गया संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर। दूसरा मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर। देखिए संरचना के आधार पर, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर, और फिर लिखिए क्या कहते हैं, प्रजनन विधि के आधार पर। प्रजनन विधि के आधार पर। और चौथा लिखिए वास स्थान के आधार पर। वास स्थान यानी कहाँ रहते हैं। देखिए कैसे कैसे जंतुओं का वर्गीकरण करना है हमको। संरचना के आधार पर उनकी संरचना कैसे होती है और कैसे बने होते हैं। और फिर मेरुदंड, मेरुदंड जो देखिए रीढ़ की हड्डी होती है यहाँ बीच में, इसकी उपस्थिति के आधार पर कि उनमें होती है कि नहीं होती है। फिर प्रजनन विधि की, वे प्रजनन, प्रजनन मीन्स कैसे वो अपने संख्या को आगे बढ़ाते हैं, उसके आधार पर हमको बताना है कैसे उसमें जनन क्रिया होती है। और फिर वास स्थान के आधार पर वे कैसे कहाँ रहते हैं। जैसे बंदर हो गया, जंगलों में वृक्षों पर रहता है। कुछ होते हैं जमीन जो के अंदर क्या बनाते हैं, होल बनाते हैं ना, गड्ढे बना के रहते हैं। कुछ पानी में रहते हैं। तो सबका एक वास स्थान होता है। थोड़ा पानी पी लेते हैं। हाँ अब देखिए पहले हम चल रहे हैं किसके बारे में बताने के लिए, संरचना के आधार पर। इसको इतना नोट किए, हो गया कि नहीं सबकी, अपनी कॉपी में नोट कर ली कि नहीं, हो गया हो तो बोलिए, हो गया ना, छूटा तो नहीं है, हो गया, हो गया हो तो चले आगे। चलिए ठीक है हम आगे चल रहे हैं। हम पहले ले रहे हैं संरचना के आधार पर। किसके आधार पर, संरचना के आधार पर। तो पहले इसमें देखिए इनको एक कोश की, एक कोशिकीय कैसा है, संरचना के आधार पर इनको हम पहले क्या देखेंगे, एक कोशिकीय, और दूसरा क्या देखेंगे, इसको बोलते हैं यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर। और दूसरा लिखेंगे, क्या लिखोगे दूसरा, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, इसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। और तीसरा देखिए क्या लिखोगे, पहला हमने एक कोशिकीय लिखा, दूसरा बहुकोशिकीय लिखा। ये तो हो गए किसके आधार पर, संरचना के आधार पर। अच्छा देखिए दो ही हैं, हम तीन लिखाने जा रहे थे। तो संरचना के आधार पर क्या है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय मतलब जिनकी शारीरिक संरचना एक कोशिका के द्वारा होती है, यानी जिनकी जीवन की सभी क्रियाएं क्या होती हैं, एक कोशिका से ही संपन्न होती हैं। जैसे इसमें आ जाते हैं अमीबा,
पैरामीशियम। और बहुकोशिकीय जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि जीव होते हैं, ये सब बहुकोशिकीय हैं। क्या है? ये सब बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय मतलब जिनके शरीर के सभी क्रियाओं करने के लिए अलग कोशिकाएं मिलकर के उस अंग का निर्माण करते हैं। जैसे अब हमें सांस लेने के लिए क्या है? फेफड़े हैं, नाक है, खाने के लिए मुंह है, सुनने के लिए कान है, चलने के लिए पैर है, पकड़ने के लिए हाथ है। लेकिन एक कोशिकीय जीवों में ऐसी संरचनाएं नहीं होती है। उनको क्या होता है? उनके एक ही कोशिका से सब कुछ संपन्न होता है। उसी से चलते हैं, उसी से खाते हैं, उसी से सब कुछ प्रजनन भी करते हैं। जैसे अमीबा है, अमीबा देखिए, इसको हम मिटा रहे हैं पहले इतना, तब देखिएगा। ध्यान दीजिए, अमीबा क्या है? एक कोशिकीय। देखिए अमीबा ऐसे, चाहे ऐसे इसको बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अमीबा का कोई आकार निश्चित नहीं होता। ये क्या है? अमीबा। यह अपना आकृति और आकार बदलता रहता है। कभी कभी देखिए ऐसे टूट करके ऐसे ऐसे दो भागों में बढ़ जाता है। ये नया अमीबा तैयार हो जाता है, दूसरा अमीबा। तो ये कैसा जीव है? एक कोशिकीय। क्या है? एक कोशिकीय जीव है। कौन सा? अमीबा। बहुकोशिकीय जीव जान ही रहे हैं आप लोग। गाय हो गए, मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बकरी हो गई, बिल्ली हो गई, शेर हो गए, ये सब क्या है? बहुकोशिकीय। इनके जीवन की सभी क्रियाएं क्या सब कैसे संपन्न होती हैं? कई कोशिकाएं मिलकर के अंगों का, ऊतकों का निर्माण करते हैं, जिससे वे हर कार्य करने के लिए अलग अलग वो क्या होते हैं? विभाजित होते हैं, डिवाइड होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक ही कोशिका सब कुछ संपन्न करेंगे। बहुकोशिकीय जीव और एक कोशिकीय जीव हम संरचना के आधार पर आज जाने। इसके आगे आपको बताएंगे मेरुदंड की उपस्थिति के बारे में, जनन के विधि कैसे होता, उन सब के बारे में बताएंगे। हाँ, हमने अभी आप लोगों को संरचना के आधार पर बता दिया जीवों के प्रकार को। अब चल रहे हैं आपको बताएंगे मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर। मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर दूसरा, इसको मिटा दीजिए, लिखिए दूसरा, मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर। मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर। देखिए जंतुओं के प्रकार में हमने बताया क्या? पहला तो बताया संरचना के आधार पर, और दूसरा है हमारा मेरुदंड की उपस्थिति। मेरुदंड क्या होता है? जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसके बीच में एक नर्व जैसी सेल होती है, उसी को मेरुदंड कहते हैं। धागे की संरचना होती है। अगर वो उसमें किसी में उपस्थिति है तो समझ लीजिए उसमें क्या है? कशेरुकी है, और नहीं है तो वह अकशेरुकी है। पहला लिखते हैं कशेरुकी। देखो अकशेरुकी, अकशेरुकी, कशेरुकी। और दूसरा क्या लिखते हैं? कशेरुकी, कशेरुकी जंतु, अकशेरुकी जंतु। देखिए अकशेरुकी जंतु और कशेरुकी जंतु, ये किसके आधार पर है? मेरुदंड की उपस्थिति के आधार पर। किसमें? रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, जिसमें मेरुदंड नहीं पाया जाता है उनको क्या कहते हैं? अकशेरुकी जंतु। इसमें क्या होता है? मेरुदंड नहीं पाया जाता है
इसको क्या कहेंगे? अच्छा हम नीचे मिटा दे रहे हैं तो और बढ़िया से लिख दे रहे हैं। अकशेरुकी जंतु क्या होते हैं? जिसमें मेरुदंड नहीं पाया जाता है, यानी रीढ़ की हड्डी क्या होती है? अनुपस्थित होती है। रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है किसमें? अकशेरुकी में। अकशेरुकी जंतुओं में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। नोट करते चलिएगा। अकशेरुकी जंतुओं में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। जैसे कैसे कौन कौन से होते हैं इसमें? जैसे कीड़े मकोड़े। और बताइए आप लोग कुछ उदाहरण बता सकते हो ना? केचुआ देखे हो, उसमें रीढ़ की हड्डी होती है? नहीं होती है। तिलचट्टा नहीं होता है। घोंघा नहीं होता है। ध्यान रख लीजिए, केचुआ, फिर तिलचट्टा, इसको बोलते हैं कॉकरोच। यहां लिख लीजिए, कॉकरोच। घोंघा, घोंघा देखे होंगे ना गांव में, तालाबों में होता है, आदि। इतना नोट कीजिए, क्या आप लोगों के लिए है, इसको इतना नोट कर लीजिए। गर्मी खूब पड़ रही है आज, फटाफट नोट करिए आप लोग बच्चों। हो गया होगा तो चले आगे, ये भी बाकी है कुछ? हो गया? बोल दिया करो बेटा, हो गया ना? अभी नहीं लिखे तो छोड़ दिए? चलो ठीक, आगे लिख लेना वीडियो देख करके। अब दूसरा लिखिए इसी में, कशेरुकी जंतु। दूसरा है कशेरुकीय, कशेरुकीय जंतु क्या होता है? ऐसे जंतु, देखिए साथ में, ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मेरुदंड, क्योंकि मेरुदंड के बारे में पूछा ना, मेरुदंड के आधार पर मेरुदंड पाई जाती है, पाई जाती है, उसे कशेरुकी जीव कहते हैं, यानी कशेरुकी जंतु कहते हैं। से कशेरुकी जंतु कहते हैं। इसलिए कशेरुकी जंतु यानी जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, मेरुदंड पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? कशेरुकी जंतु कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हम लोग है ना, हम लोग क्या है? कशेरुकी, अकशेरुकी। हम लोग कैसे हैं? कशेरुकी, क्योंकि हमारे देखिए मेरुदंड है ना, रीढ़ की हड्डी देखो बीचों बीच ऐसे रहती है, यहाँ से जुड़ी रहती है, ठीक है, सब में हम लोगों में पाया जाता है। तो देख लीजिए, जैसे क्या हो गया? मछली हो गया, मेढक हो गया, पक्षी हो गया, गाय हो गया, मनुष्य हो गया। देख लीजिए, जैसे मनुष्य, मछली, मेढक, गाय आदि। इतना समझ गए?
किसमें किसमें है? ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड पाई जाती है उसे कशेरुकी जंतु कहते हैं, जैसे मछली, मेढक, पक्षी, गाय आदि। अब हम चलते हैं अगली कक्षा। सोच रहे हैं अगली कक्षा, अगली टॉपिक अगली कक्षा में बताते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आप लोगों को क्या करना है, B1 क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर लेना, जिससे कि आप लोग एकदम अच्छे से नए नए ज्ञान इस विज्ञान कक्षा में पाते रहें और अपने विषय को पूरा करते रहें और पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें। देखिए, शिक्षा ही वो अस्त्र है जिससे हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो हम पशु के समान हैं, हम अपना अधिकार नहीं पा सकते हैं। हमें अपना अधिकार पाना है तो हमको क्या, सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा, जागरूकता लानी पड़ेगी। बिना शिक्षा के हमारा जीवन क्या है, व्यर्थ है। तो आप लोग शिक्षित बनिए, आगे बढ़िए और सफलता प्राप्त कीजिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है। अगली क्लास में आगे के आधार पर बताएंगे, वास स्थान के आधार पर बता देंगे, जनन विधि के आधार पर जंतुओं के प्रकार बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ठीक। ओके, बाय बच्चों।